प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं प्राध्यापक शांतिलाल विश्नोई अपने एसएलबी हिंदी ट्री की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की जो पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक मंदाकिनी है, उसका अध्याय भोर का तारा। तो सबसे पहले भोर का तारा इस अध्याय में हम जगदीश चंद्र माथुर का परिचय पढ़ेंगे। तो लेखक परिचय शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि इस वीडियो के लिंक को, इस चैनल के लिंक को आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाएं ताकि उनकी भी पढ़ाई सतत रूप से जारी रह सके। तो सबसे पहले पढ़ते हैं लेखक परिचय। लेखक परिचय इस प्रकार है। 16 जुलाई 1917 खुर्जा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ और इनका देह अवसान 14 मई 1978 में हुआ। श्री माथुर मूल रूप से नाटककार थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा खुर्जा और उच्च शिक्षा इलाहाबाद में हुई। बिहार में शिक्षा सचिव और आकाशवाणी के महासंचालक सहित अनेक राजकीय पदों पर ये प्रतिष्ठित हुए। विद्यार्थी जीवन से ही रचना कर्म में लीन हुए, मतलब विद्यार्थी जीवन से ही इन्होंने रचना लिखनी शुरू कर दी। माथुर जी ने वर्तमान समाज और साहित्य दोनों पर लिखा। उनके सामाजिक नाटक आधुनिक समाज की विडंबना पूर्ण स्थिति को उभारते हैं, तो वहीं ऐतिहासिक नाटकों में अतीत के गौरव को भी उन्होंने उभारा है। इनके एकांकी जीवन की यथार्थ संवेदनाओं को उभारने में सक्षम है, तो इन्होंने नाटक के साथ एकांकी भी लिखे तथा पात्र अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व और चारित्रिक विशेषताएं रखते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। भोर का तारा, जो हम इस पाठ में पढ़ेंगे, कोणार्क, ओ मेरे सपने, शारदिया, 10 तस्वीरें, परंपराशील नाट्य, पहला राजा और जिन्होंने जीना जाना, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। श्री माथुर छायावादी संवेदना के रचनाकार हैं। इनके नाटक मंचीय लोकप्रियता को प्राप्त हुए, मतलब इनके नाटकों का सफल अ, एक मंचन भी हुआ है जिसको पर्दे पर आसानी से उतारा जा सकता है। अब इस पाठ में क्या है, तो पाठ परिचय के अंतर्गत हम देखते हैं भोर का तारा एकांकी। भोर का तारा एक ऐतिहासिक एकांकी है जिसकी पृष्ठभूमि इतिहास है। इसका कथानक गुप्त वंश के अंतिम प्रतापी शासक स्कंदगुप्त के शासन से संबंधित है। तो इस एकांकी का कथानक है वो गुप्त वंश से संबंधित है और अंतिम प्रतापी शासक स्कंदगुप्त के शासन से संबंधित है। उज्जैनी गुप्त साम्राज्य की वैभवपूर्ण नगरी थी। शेखर इसी नगरी का एक प्रतिभावान और भावुक हृदय कवि है जो अपनी हृदय सृष्टि के अनुपम सौंदर्य में डूबा रहता है और इसकी पूर्ति वह नारी अर्थात अपनी प्रेयसी छाया में देखता है। तो छाया है वह शेखर की प्रेयसी है। सम्राट कवि की प्रतिभा से प्रभावित होकर उसे राजकवि बना देता है और उसका छाया के साथ में विवाह हो जाता है। छाया से विवाह के बाद वह प्रेम सौंदर्य में लीन हो जाता है तथा छाया के अपूर्व सौंदर्य में डूबकर वह भोर का तारा नामक एक रचना करता है और ये अद्भुत रचना वह राजा को भेंट करना चाहता है। किंतु बीच में क्या मोड़ आता है, अचानक राजनीतिक स्थिति में विस्फोट होता है। हुण शासक तोरमान तक्षशिला पर आक्रमण कर देता है और राज्य के लिए एक बहुत बड़ी संकट की घड़ी बन जाती है। माधव इस समय राजकवि शेखर से उसकी वाणी मांगता है, क्योंकि कवि की वाणी में, एक साहित्यकार की वाणी में वह प्रभाव होता है, वह ताकत होती है जो बड़े बड़े सिंहासन हिला देती है। तो माधव इस समय राजकवि शेखर से उसकी वाणी मांगता है। शेखर अपने प्रेम और सौंदर्य के जगत को त्याग कर अपने राजधर्म के निर्वाह हेतु भोर का तारा नामक जो एकांकी है उसको अग्नि को भेंट कर देता है तथा लोक मन में यानी जनता के मन में राष्ट्र के प्रति भाव जगाने के लिए और बलिदान की प्रेरणा देने के लिए वह वहाँ से निकल जाता है। तो मतलब राष्ट्र प्रेम के लिए वह अपने प्रेम को है वो आग के हवाले कर देता है, अग्नि भेंट कर देता है। अब इस एकांकी की शुरुआत, प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, तो पात्र के अंतर्गत देखिए आप, शेखर उज्जैनी का कवि है। माधव गुप्त साम्राज्य में एक राज्य कर्मचारी है और शेखर का मित्र है। छाया है वो शेखर की प्रेयसी है जो बाद में उसकी पत्नी बनती है।
अब वहाँ जो इस एकांक की शुरुआत होती है तो वहाँ का वातावरण क्या है? कवि शेखर का घर है, गृह है, सब वस्तुएं अस्त व्यस्त है। बाईं ओर एक तख्त पर एक मेली फटी हुई चादर बिछी है, उस पर एक चौकी भी रखी हुई है और एक लेखनी भी रखी हुई है। इधर उधर भोजपत्र या कागज बिखरे हुए पड़े हैं। एक तिपाई भी है जिस पर कुछ पात्र रखे हुए हैं। पीछे की ओर एक खिड़की है। बायां दरवाजा अंदर जाने के लिए है, दायां दरवाजा बाहर जाने के लिए है। दीवारों में कई आले या ताक है जिनमें वस्तुएं रखी जाती है, जिनमें दीपदान या कुछ और वस्तुएं रखी हुई है। शेखर कुछ गुनगुनाते हुए टहलता है या कभी तख्त पर बैठ जाता है। जान पड़ता है वह संलग्न है और किसी बात को सोचने में वह तल्लीन है। जो कुछ वह कहता है उसे वह बराबर लिखता जाता है। अंगुलियां आतुर तुरत पसार, मतलब इस प्रकार के कुछ बोल हैं। नीचे खींचते नीले पट का छोर दोबारा कहता है और फिर लिखता है। मतलब ये कुछ पंक्तियां हैं जिनको वह गुनगुना रहा है और लिख रहा है। फिर वह लिखता है टंगा जिसमें जाने किस ओर। तो ये पंक्तियां शेखर गुनगुनाता है, लिखता है। अंगुलियां आतुर तुरत पसार, खींचते नीले पट का छोर, टंगा जिसमें जाने किस ओर। स्वर्ण कर्ण पूरा करने के प्रयास में, इस पंक्ति को पूरा करने के प्रयास में वह तल्लीन है। इतने में बाहर से माधव का प्रवेश होता है। सांसारिक अनुभव और जानकारी उसके चेहरे से प्रकट है। द्वार के पास खड़ा होकर वह थोड़ी देर तक कवि की लीला देखता रहता है और उसके बाद वह अंदर प्रवेश करता है। माधव कहता है शेखर, शेखर अभी सुना ही नहीं। एक पंक्ति लिखकर फिर कहता है स्वर्ण कर्ण प्रिय हो रहा निहार। माधव फिर कहता है शेखर। शेखर चौंक कर, कौन? ओह माधव। उठकर माधव की ओर बढ़ता है। माधव बोल रहा है क्या कर रहे हो शेखर? शेखर कह रहा है कि यहाँ आओ माधव, यहाँ। उसके कंधों को पकड़कर तख्त पर बिठाता है। यहाँ बैठो। स्वयं खड़ा रहता है और फिर कहता है माधव, तुमने भोर का तारा देखा है कभी? माधव मुस्कुराते हुए, हाँ मैंने देखा है, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? शेखर बड़ी गंभीरता से, कैसा अकेला सा एकटक देखता रहता है, जानते हो? नहीं जानते। तख्त के दूसरे भाग पर बैठता हुआ, बात यह है कि एक बार रजनी बाला अपने प्रीतम प्रभात से मिलने चली। रजनी बाला कौन? ये रात्रि की बात हो रही है। रजनी रूपी बाला अपने प्रीतम प्रभात से मिलने चली। गहरे नीले कपड़े पहनकर जिसमें सोने के तारे टंके थे, मतलब तारे हैं उनको सोने के तारे का है। ज्यों ही वह निकट पहुंची त्यों ही लाज की आंधी आई और बेचारी रजनी को उड़ाकर ले गई। मतलब यह है कि रात और प्रभात, सवेरा और प्रभात कभी नहीं मिल सकते। जैसे ही रात्रि रूपी नायिका प्रभात रूपी प्रीतम के पास आती है तो यूं ही क्या होता है कि प्रभात और रात्रि का कभी मिलन नहीं होता। मतलब एक ऐसी आंधी आती है कि रात्रि है वो उड़ जाती है, वह रुकता है। फिर क्या हुआ? माधव, कुछ उद्योग के बाद माधव कहता है प्रभात बेचारा अकेला रह गया। शेखर, नहीं, उसने अपनी अंगुलियां पसार कर उसके नीले पट का छोर खींच लिया। किसने? प्रभात ने। प्रभात ने अपनी अंगुलियां पसारी और रजनी रूपी नायिका है, उसका नीला पट, नीले कपड़े हैं, उनको अपनी ओर खींच लिया। जानते हो, यह भोर का तारा है ना, उसी छोर में टंका हुआ है। मतलब आज भी प्रभात होने के बाद भी भोर का तारा हमें दिखाई देता है। तो शेखर का मानना है कि इसी कारण ये भोर का तारा आज भी उस नीले परिधान में टिका हुआ है। उसी शोर में टंका हुआ है सोने का कण, एक टक प्रीतम प्रभात को निहार रहा है। शेखर कहता है क्यों? माधव, बहुत ऊंची कल्पना है। लिख चुके हो क्या इसके बारे में? शेखर, अभी तो और लिखूंगा। बैठा ही था कि इतने में तुम आ गए। माधव हंसते हुए, तुम, तब तुम्हें ध्यान हुआ कि तुम धरती पर बैठे हो, आकाश में नहीं। यानी पहले तो तुम जान रहे थे कि तुम आकाश में बैठे हो और तारे और प्रभात का वर्णन कर रहे हो। मुझे कोस तो नहीं रहे? शेखर भोलेपन से, मैं क्यों कोसूंगा? माधव, तुम्हारी परियों और तारों की दुनिया में मैं मनुष्यों की दुनिया लेकर आ गया, इसलिए मुझे कोस रहे होंगे। शेखर सच्चेपन से, कभी कभी तो मुझे तुम में भी कविता दिख पड़ती है। किसमें? माधव में। माधव, मुझ में? जोर से हंसकर, तुम अटखेलियां करना भी जानते हो। फिर माधव गंभीर होते हुए, शेखर,
कविता तो कोमल हृदयों की चीज है। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि माधव ने ऐसा क्यों कहा कि कविता तो कोमल हृदयों की चीज है। मुझ जैसे कामकाजी राजनीतिज्ञों और सैनिकों के तो छूने से भर से वह क्या हो जाएगी, मुरझा जाएगी। हम लोगों के लिए तो दुनिया की और भी उलझने बहुत है, हमारे लिए कविता नहीं हो सकती। शेखर ने कहा, माधव तुमने कभी यह भी सोचा है कि इन उलझनों से बाहर निकलने का भी मार्ग हो सकता है? तो संसार की उलझनों से बाहर निकलने का क्या मार्ग हो सकता है? माधव ने कहा, और हम लोग करते ही क्या है, रात दिन मनुष्यों की उलझने सुलझाने का ही तो परिश्रम करते रहते। शेखर ने कहा, यही तो नहीं करते। तुम राजनीतिज्ञ और मंत्री लोग बड़ी सादगी के साथ अमीरी, गरीबी, युद्ध, संधि, समस्याओं को हल करने का केवल नाटक करते हो, परंतु मनुष्य को इन उलझनों से बाहर कभी नहीं लाते। कवि इसका प्रयत्न करते हैं, पर तुम उस कवि को क्या समझते हो, पागल समझते हो। महादेव कह रहा है कवि अवहेलना पूर्वक, मतलब बात में सहमति नहीं कहता है, और फिर कहता है तुम उलझनों से बाहर निकलने का प्रयास नहीं करते, तुम उन्हें भूलने का प्रयास करते हो। कौन? कवि लोग। तुम सपना देखते हो कि जीवन सौंदर्य है। हम जानते हैं, हम जानते रहते हैं और देखते हैं कि जीवन कर्तव्य है। तो मंत्री लोग और राजनीतिज्ञ वो मानते हैं कि जीवन कर्तव्य है, और जो कवि लोग हैं वो मानते हैं कि जीवन सौंदर्य है। शेखर भावुकता से, मुझे तो सौंदर्य ही कर्तव्य जान पड़ता है। जो सुंदरता है वही कर्तव्य है। मुझे तो जहाँ सौंदर्य दिख पड़ता है वहाँ कविता दिख पड़ती है, और वहीं मुझे जीवन दिखाई पड़ता है। तो शेखर ने ऐसा क्यों कहा कि मुझे सौंदर्य ही कर्तव्य दिखाई देता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। स्वर बदल कर फिर कहता है, माधव तुमने सम्राट के भवन के पास राजपथ के किनारे उस अंधी भीख मंगिनी को कभी देखा है? माधव मुस्कुराहट रोकते हुए, हाँ देखा है। तो शेखर ने कहा, मैं उसे सदा भीख देता हूँ। जानते हो क्यों? माधव ने कहा, क्यों? कुछ सोचने के बाद, दया सजन का आभूषण है, इसीलिए देते होंगे कि दया सजन का आभूषण है, यानी जो दया दिखाता है ना वही सजन है। शेखर ने कहा, दया? ठहर कर, मैं तो उसे इसलिए भीख देता हूँ क्योंकि उसमें एक कविता, एक लय, एक कला झलकती है। उसका गहरा झुर्रियोंदार चेहरा, उसके कांपते हुए हाथ, उसकी आंखों के बेबस गड्ढे, एक तरफ एकटक देखते हुए मानो इस मानसिक चित्र में कहीं खो गया हो। उसकी झुकी कमर, माधव मुझे तो ऐसा जान पड़ता है मानो किसी शिल्पी ने उसे सांचे में ढाला हो। तो ऐसे में भी उसको एक कविता दिखाई दी। माधव कहता है, इस भाषण से उसका अच्छा खासा मनोरंजन हो गया जान पड़ता है। खड़े होकर शेखर पर शरारत भरी आंखें गड़ाते हुए कहता है, शेखर टाट में रेशम का पैबंद क्यों लगाते हो? ऐसी कविता तुम्हें किसी देवी की प्रशंसा में करनी चाहिए, एक भीख मंगी की प्रशंसा में क्यों कर रहे हो? मतलब टाट में रेशम का पैबंद यानी भीख मंगी के ऊपर ऐसी कविता। शेखर सरल भाव से, किस देवी की? माधव ने कहा अर्थपूर्ण स्वर में, यह तो उसके पुजारी से पूछो। शेखर, मैं तो नहीं जानता किसी पुजारी को। माधव, अपने को आज तक किसी ने जाना है? शेखर हंस पड़ता है। शेखर कुछ समझकर झेंपता सा लगता है, और माधव कह रहा है, पागल। गंभीर होकर बैठते हुए, शेखर सच बताओ, तुम छाया को प्यार करते हो? तो मतलब माधव के कहने का मतलब है कि ये देवी कौन है? छाया। इस देवी के लिए वह कविता लिखने के लिए कह रहा है। शेखर मंद गहरे स्वर में, कितनी बार पूछोगे? माधव, बहुत प्यार करते हो? शेखर, माधव जिंदगी में मेरी दो साधनाएं हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न बनेगा। शेखर ने माधव से कहा कि जिंदगी में मेरी दो साधनाएं हैं। वह तख्त से उठकर खिड़की की ओर बढ़ता है, और वह कहता है, छाया का प्यार और कविता। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि शेखर के जीवन की दो साधनाएं कौन सी? एक छाया का प्यार और दूसरी कविता। खिड़की के सहारे दर्शकों की ओर मुंह करके खड़ा हो जाता है। माधव और छाया? शेखर कहता है, हम दोनों नदी के किनारे हैं जो एक दूसरे की ओर मुड़ते हैं पर कभी मिलते नहीं। कौन कौन? छाया और शेखर। माधव उठकर शेखर के कंधों पर हाथ रखते हुए, सुनो शेखर, नदी सूख भी तो सकती है। मतलब जब नदी सूखती है तो उसके दोनों किनारे मिल जाते हैं। शेखर, नहीं माधव, उसके भाई देवदत्त से किसी तरह की आशा करना व्यर्थ है। मतलब देवदत्त किसका भाई है? देवदत्त है वो छाया का
भाई है तो उससे किसी प्रकार की आशा करना व्यर्थ है। मेरे लिए तो उसका हृदय सूखा हुआ है। माधव ने कहा, क्यों? शेखर, तुम पूछते हो क्यों? तुम भी तो सम्राट स्कंदगुप्त के दरबारी हो। देवदत्त उसका मंत्री है। भला एक मंत्री की बहन का एक मामूली कवि से क्या संबंध हो सकता है? इस बात को देवदत्त कैसे मानेगा? माधव, मामूली कवि? शेखर, तुम अपने आप को मामूली कवि समझते हो? शेखर, और क्या कहूँ, मैं कोई राजकवि थोड़ा ही हूँ। तो देखिए फिर विद्यार्थियों, यह पंक्ति शेखर की है कि मैं कोई राजकवि थोड़ा ही हूँ। यह पंक्ति है, ये पूरी हो जाती है, आखिर में ये राजकवि बन जाता है। माधव कह रहा है, सुनो शेखर, तुम्हें एक खबर सुनाता हूँ। शेखर कह रहा, खबर? कौन सी खबर? तो माधव कहता है कि मैं कल रात को राजभवन गया था। तो मैं कल रात को राजभवन गया था। शेखर कह रहा है, तो इसमें नई क्या बात है? तुम तो हमेशा जाते हो, तुम्हारा तो काम भी यही है भाई। माधव कह रहा है, नहीं, कल एक उत्सव था। स्वयं सम्राट ने कुछ लोगों को बुलाया था। गाने हुए, नाच हुए, दावत हुई। एक युवती ने बहुत सुंदर गीत सुनाया। सम्राट तो उस गीत पर रीझ गए। शेखर उकता कर, यानी उतावलेपन में आकर, आखिर तुम ये सब मुझे क्यों सुना रहे हो माधव? माधव कह रहा है, इसलिए कि सम्राट ने उस गीत बनाने वाले का नाम पूछा और पता चला कि उसका नाम था। तो सम्राट ने उस गीत बनाने वाले का नाम पूछा और पता चला कि उसका नाम था शेखर। शेखर चौंक कर, क्या? माधव, अभी और सुनो। उस युवती ने सम्राट से कहा कि अगर आपको ये पसंद है तो इसके लिखने वाले कवि को अपने दरबार में बुलाइए। अब कल से वह कवि महाराजाधिराज सम्राट स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आएगा। शेखर ने कहा, मैं? माधव अभिनय सा करते हुए झुककर, श्रीमान, क्या आप ही का नाम शेखर है? शेखर, मैं जाऊंगा सम्राट के दरबार में। माधव, सपना तो नहीं देख रहे हो? माधव, सपने तो तुम देखा करते हो, लेकिन अभी मेरा समाचार पूरा कहाँ हुआ है? शेखर, हाँ, वह युवती कौन थी? तो माधव ने कहा, अब ये बताना होगा, तुम बुद्धू हो क्या? इसी बूते पर प्रेम करने चले थे, तुम उस युवती को नहीं जानते? शेखर ने कहा, ओहो, छाया। माधव के कंधे, माधव का हाथ पकड़ते हुए, तुम कितने अच्छे हो। माधव कह रहा है, और सुनो, सम्राट ने देवदत्त को आज्ञा दी है कि वह तक्ष जिला जाकर वहां के क्षत्रप वीरभद्र को दबाए। आज देवदत्त के साथ मैं भी जाऊंगा, उसका मंत्री बनकर, समझे? शेखर स्वप्न में? तो क्या ये सच ही छाया ने कहा है? सच में? माधव, शेखर, 8 दिन बाद आर्य देवदत्त और मैं तक्षशिला चल देंगे। उसके बाद छाया कहाँ रहेगी, भला बताओ तो? शेखर, माधव। माधव हंस पड़ता है। शेखर कह रहा है, इतना भाग्य? मुझे तो इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि देवदत्त और तुम्हारे जाने के बाद छाया है वो मेरे पास रहेगी। माधव, न करो विश्वास, लेकिन भले मानस, छाया क्या इस कूड़े में रहेगी? बिखरे हुए कागज, टूटी चटाई, फटे हुए बस्तर। शेखर, लापरवाही की भी सीमा होती है। शेखर, मैं कोई इन बातों की परवाह करता हूँ? मैं तो परवाह नहीं करता। माधव, और फिर? शेखर कह रहा है, मैं परवाह करता हूँ फूल की पंखुड़ियों पर जगमगाती हुई ओस की। भावोद्रेक में आता है संध्या में सूर्य की किरणों को अपनी गोद में समेटने वाले बादलों के टुकड़ों की। सुबह को आकाश के कोने में टिमटिमाने वाले तारों की। मैं इनकी परवाह करता हूँ, बाकी इनके ऊपर बिखरे हुए कागजों की, टूटी चटाई की, फटे वस्त्र की मैं परवाह नहीं करता। माधव, एक चीज रह गई। माधव कह रहा है, एक चीज रह गई। शेखर ने कहा, कौन सी चीज? तो माधव ने कहा, जिसे तुम वृक्षों के नीचे दिन में फैली देखते हो। उठकर दूर खड़ा हो जाता है। शेखर ने कहा, वृक्षों के नीचे दिन में फैली हुई क्या? तो माधव ने कहा, जिसे तुम दर्पण में झलकती देखती हो उसको तुम भूल गए। यानी जब शेखर ने कहा मैं इन इनकी परवाह करता हूँ, तो माधव ने कहा तुम एक भूल गए। किन की परवाह भूल गए? तो माधव कहना चाह रहा है कि वह किसकी परवाह भूल गए? छाया की परवाह। शेखर कह रहा है कि दर्पण में किसको देखता हूँ? माधव, जिसे तुम अपने हृदय में हमेशा रखते हो। वह शेखर के निकट जाता है। शेखर समझकर बच्चों की तरह, अच्छा छाया? माधव मुस्कुराते हुए, हाँ छाया।
और इतना कहते ही पर्दा गिरता है। अब आता है इस एकांकी का दूसरा अंक। दूसरे अंक का दृश्य कहाँ फिल्माया जा रहा है? उज्जैनी के आर्य देवदत्त का भवन, जिसमें अब शेखर और छाया रहते हैं। क्योंकि देवदत्त है वो युद्ध के लिए कूच कर चुका है। कमरा सजा हुआ और साफ है, दीवारों पर कुछ चित्र खींचे हुए हैं, कोने में एक धूपदान है, सामने तख्त पर चटाई और लिखने पढ़ने का समाचार है। बराबर में एक छोटी सी चौकी पर कुछ ग्रंथ लिखे हुए हैं, रखे हुए हैं। दूसरी ओर एक पीढ़ा है जिसके निकट मिट्टी की किंतु कलापूर्ण एक अंगीठी रखी हुई है। दीवार के एक भाग पर एक अलगनी जिस पर कुछ धोतियाँ इत्यादि टंगी हुई है। छाया सौंदर्य की प्रतिमा, चांचल्य, उन्माद, गांभीर्य का जिसमें स्त्री सुलभ सम्मिश्रण है। गृह स्वामिनी होने के नाते कमरे की सब वस्तुएं ठीक ठाक स्थान पर संभाल कर रख रही है, साथ ही कुछ गुनगुनाती भी जाती है। जाड़ा होने के कारण तापने के लिए उसने अंगीठी में अग्नि है वो भी जला रखी है। उसकी पीठ द्वार की ओर है। वे अपने कार्य और गान में इतनी संलग्न है कि बाहर पैरों की आवाज़ भी उसे सुनाई नहीं देती। गीत, ये गीत कौन गा रहा है? और गीत है प्यार की क्या पहचान। चांदनी का पाकर नव स्पर्श, चमक उठते पत्ते नादान, पवन की परम सलील की लहर, नृत्य हो जाती लयमान, सूर्य का सुन कोमल पद चाप, फूल उड़ता चिड़ियों का गान, तुम्हारी तो प्रिय केवल याद, जगाती मेरे सोए प्राण, प्यार की है क्या पहचान। धीरे से शेखर का प्रवेश होता है। कंधे और कमर पर ऊनी दुसाला, बगल में ग्रंथ, गले में फूलों की माला। द्वार पर चुपचाप खड़ा होकर मुस्कुराते हुए छाया का गीत सुनता है। तो ये ऊपर का गीत है, ये छाया गुनगुना रही है। शेखर थोड़ी देर बाद धीरे से छाया सुनती नहीं है, गाना जारी है। फिर कुछ समय बाद फिर शेखर कहता है छाया। छाया चौंक कर खड़ी हो जाती है, मुंह फेर कर बोलती है ओहो। शेखर तख्त की ओर बढ़ता है। छाया, तुम्हें एक कहानी मालूम है? कौन सी कहानी? अब शेखर कौन सी कहानी सुना रहा है? छाया ने उत्सुकतापूर्वक कहा, कौन सी कहानी? शेखर छोटी चौकी पर पहले तो अपने बगल का ग्रंथ रखता है, फिर उस पर दुसाला रखते हुए और कहता है बहुत सुंदर सी। छाया, सुने कैसी कहानी है, सुनाइए। शेखर बैठकर, एक राजा के यहाँ एक कवि रहता था। युवक और भावुक था। राजभवन में सब लोग उसे प्यार करते थे। राजा तो उस पर निछावर था। रोज सुबह राजा उसके मुंह से नई कविता सुनता था, नई और सुंदर कविता। छाया पीढ़े पर बैठ जाती है और चिबुक को हथेली पर रखती है, मतलब गालों को हथेली पर टेक कर एक जो सुनने का अंदाज है उसमें बैठ जाती है। शेखर, परंतु उसमें एक बुराई थी। छाया ने कहा, क्या बुराई थी उसमें? शेखर कहता है कि कवि अपनी कविता केवल सुबह के समय सुनाता था। यदि राजा उससे पूछता कि तुम दोपहर या संध्या को अपनी कविता क्यों नहीं सुनाते, तो वह उत्तर देता था, मैं केवल रात के तीसरे पहर में ही कविता लिख सकता हूँ। छाया, राजा उससे रुष्ट नहीं हुआ? शेखर ने कहा, नहीं। उसने सोचा कि कवि के घर चलकर देखा जाए कि रहस्य क्या है, वह रात के तीसरे पैर में कविता ही क्यों लिखता है। तो रात का तीसरा पैर होते ही राजा वेश बदलकर कवि के घर की खिड़की के पास जाकर बैठ गया। छाया कहती है उसके बाद? शेखर कह रहा है उसके बाद राजा ने देखा कि कवि लेखनी लेकर तैयार बैठा है। थोड़ी देर में कहीं से बहुत मधुर सुरीला स्वर राजा के कान में पड़ा। राजा झूमने लगा और कवि की लेखनी आप से आप चलने लगी। छाया ने कहा, फिर? शेखर कह रहा है, फिर क्या? राजा महल को लौट आया और उसके बाद उसने कवि से कभी ये प्रश्न नहीं पूछा कि वह सुबह को कविता क्यों सुनाता है। भला बताओ तो, क्यों नहीं पूछा? छाया कह रही, मैं क्यों बताऊं? शेखर ने कहा, हाँ। छाया कह रही है, राजा को मालूम हो गया होगा कि उस गायिका के स्वर में ही कवि की कविता थी। और बताऊं? वह खड़ी हो जाती है। तो वह कवि तीसरे पैर में ही क्यों लिखता था? क्योंकि वह अपनी प्रियतमा व अपनी प्रेयसी के स्वर लहरी को ही वह लिखता था। शेखर मुस्कुराता हुआ, छाया, तुम तो बहुत होशियार हो, बहुत पहले परिस्थिति को भांप लेती हो। छाया,
टोककर शीघ्रता और चंचलता के साथ। और वह गायिका और नहीं, वह उस कवि की पत्नी थी। बताऊं, उस कवि को कहानी सुनाने का बहुत शौक था और वह कहानी कैसी सुनाता था? झूठी। तो ये देखिए यहाँ पर हास्य है। मतलब शेखर जो कहना चाह रहा है उसको छाया है वो भांप गई है और वह कह रही है कि वह कवि तो तुम हो और वह उसकी नायिका है वो मैं हूँ। और बताऊं, उस कवि के बाल लंबे थे, कपड़े ढीले ढीले थे, गले में उसके फूलों की माला थी, माथे पर। इसी बीच में शेखर की मुस्कुराहट हल्की सी हंसी में परिणित हो गई, यहाँ तक कि इन शब्दों तक पहुँचते पहुँचते दोनों जोर से हंस पड़े। शेखर थोड़ी देर बाद गंभीर होते हुए, लेकिन छाया, तुम ही बताओ, तुम्हारे गान, तुम्हारी प्रेरणा और तुम्हारे प्रेम के बिना मेरी कविता क्या होगी? तुम ही मेरी कविता हो। तो शेखर की जो भी कविता है उसके पीछे सबसे बड़ी प्रेरणा कौन है? छाया। छाया बड़े गंभीर और उलाहना भरे स्वर में कहती है कि प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री एक कविता है। शेखर कह रहा है, क्या मतलब तुम्हारा? तो छाया ने कहा, कविता तुम्हारे सोने दिलों में संगीत भरती है, स्त्री भी तुम्हारे उबे हुए मन को बहलाती है। जब पुरुष जीवन की सूखी चट्टानों पर चढ़ता चढ़ता थक जाता है, तब सोचता है चलो थोड़ा मन बहलाव ही करें। स्त्री पर अपना सारा प्यार, अपने सारे अरमान निछावर कर देता है, मानो दुनिया में और कुछ हो ही नहीं। उसके बाद जब चांदनी रात बीत जाती है, जब कविता खामोश हो जाती है, तब पुरुष को चट्टानें फिर बुलाती है और वह ऐसे भागता है मानो पिंजरे से छूटा हुआ पंछी। और स्त्री के लिए वह अंधेरा और फिर वही सुनसान। तो बहुत बढ़िया प्रश्न है इस पाठ का कि छाया ने ऐसे क्यों कहा कि प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री एक कविता है। शेखर मंद स्वर में, छाया, तुम मेरे साथ अन्याय कर रही हो। छाया ने कहा, क्या एक दिन तुम मुझे भी छोड़कर न चले जाओगे? शेखर ने कहा, लेकिन छाया, मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ? छाया ने कहा, मैं नहीं मानती। शेखर, सुनो तो, मेरे लिए तो जीवन में ऐसी चट्टानें थोड़ी है। मेरी कविता ही मेरी हरी भरी वाटिका है। मैं उससे प्यार करता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे हृदय में सौंदर्य दिखता है। जिस दिन मैं तुमसे दूर हो जाऊँगा, उस दिन मैं उस सौंदर्य से दूर हो जाऊँगा, अपनी कविता से दूर हो जाऊँगा। कुछ रुक कर कहता है कि मेरी कविता मर जाएगी। छाया कहती है, नहीं शेखर, मैं मर जाऊँगी किंतु तुम्हारी कविता रहेगी और बहुत दिन तक रहेगी। शेखर, मेरी कविता? कुछ देर बाद। छाया, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी विशेष बात बताने वाला हूँ, एक ऐसा भेद जो अब तक मैंने तुझसे छिपा रखा था। तो ये भेद क्या था? ये इस पाठ का महत्वपूर्ण प्रश्न है। छाया, रहने दो, तुम ऐसा भेद और ऐसी कहानियाँ हमेशा सुनाया करते हो। शेखर कह रहा है, नहीं। अच्छा, तनिक उस दुसाले को उठाओ। छाया उठाती है, उसके नीचे कुछ है। छाया उस ग्रंथ को हाथ में लेती है। शेखर कहता है, खोलो, क्या है? छाया आश्चर्यचकित होकर ओहो, फिर उसको उलटती जाती है। शेखर बड़ी प्रसन्नता से उसको देखता जाता है। भोर का तारा, उफ ओहो, ये तुमने कब लिखा? मुझसे छिपाकर? शेखर हंसते हुए, विजय का स्वभाव, मतलब उन्होंने वह ग्रंथ लिखा है तो उसे अपने आप पर गर्व है। और वह कह रहा, छाया, तुम्हें याद है उस दिन की जब माधव के साथ मैं तुम्हारे भाई देवदत्त से मिलने इसी भवन में आया था? छाया शेखर की ओर थोड़ी देर देखकर, उस दिन को कैसे भूल सकती हूँ शेखर? उसी दिन तो भैया को तख्त जिला जाने की आज्ञा मिली थी और उसी दिन तो हम और तुम दोनों एक साथ रहने लगे थे। इतना कहकर वह रुक जाती है। शेखर, हाँ छाया, उसी दिन मैंने इस महाकाव्य को लिखना प्रारंभ किया था। गहरे स्वर में, आज वह समाप्त हो गया। छाया कह रही, शेखर, यह हमारे प्रेम की अमर कृति है। शेखर, उसे यहाँ लाओ। हाथ में लेकर चाव से खोलता है। शीर्षक है भोर का तारा। छाया, ये काव्य बड़ी लगन का फल है। कल मैं इसे सम्राट की सेवा में ले जाऊंगा और फिर जब मैं उस सभा में इसे सुनाना प्रारंभ करूंगा, उस समय सम्राट गदगद हो जाएंगे और मैं कवियों में सिरमौर हो जाऊंगा। छाया, बरसों बाद दुनिया पड़ेगी, कवि कुल शिरोमणि शेखर कृत भोर का तारा। और फिर वह हा हा करके हंसता है और भाव विभोर हो जाता है।
छाया उसकी ओर एकटक देखती रहती है। सहसा उसके चेहरे पर चिंता की रेखा खिंच जाती है, लेकिन शेखर भी अब हंस रहा है। छाया कह रही है शेखर, वह हंसे जा रहा है। फिर कह रही है शेखर, वह फिर हंसे जा रहा है। फिर कह रही है शेखर। शेखर की दृष्टि उस पर पड़ती है। शेखर सहसा चुप होकर, क्यों छाया, क्या हुआ तुमको? छाया कहती है चिंतित स्वर में, शेखर। वह चुप हो जाती है। शेखर कह रहा है कि कहो। छाया कह रही है शेखर, तुम इसे संभाल कर रखोगे ना? शेखर कह रहा है बस इतनी सी बात? छाया कह रही शेखर, मुझे डर लगता है कि कहीं यह नष्ट न हो जाए, कोई इसे चुरा न ले जाए और फिर तुम। शेखर हा हा करके हंसता है। पगली, ऐसा कोई होने लगा? सोचने से ही डर गई? छाया, तुम्हारे लिए तो आज प्रसन्न होने का दिन है, बहुत प्रसन्न। इधर देखो छाया, हम लोग कितने सुखी है। और तुम जानती हो तुम कौन हो? तुम हो तक्षशिला के क्षत्रप, देवदत्त की बहन और उज्जैनी की सबसे बड़ी कवि राजशेखर की पत्नी। तक्षशिला का क्षत्रप और उज्जैनी का कवि हैं। क्यों छाया, ये बात सही है ना? छाया मंद स्वर में, तुम सच कहते हो शेखर, हम लोग बहुत सुखी है। शेखर मग्न अवस्था में कह रहा है, बहुत सुखी। सहसा बार कोलाहल बढ़ता है, घोड़ों की टापों की आवाज आती है और शेखर और छाया टिक कर चैतन्य खड़े हो जाते हैं। शेखर द्वार की ओर बढ़ता है। शेखर कह रहा है, कौन? अचानक माधव का प्रवेश होता है। थकित, शर्मित, शस्त्रों से सुसज्जित पसीने से वह नहा रहा है और चेहरे पर भय और चिंता के चिन्ह हैं। शेखर और छाया कहते हैं, माधव। शेखर, माधव तुम यहाँ कहाँ? माधव दोनों पर दृष्टि फेंकता हुआ शेखर, छाया, फिर उस कमरे पर डरती सी आंखें डालता है, मानो उस सुर में घोंसले को नष्ट करने के भय से वह डर रहा हो। कुछ देर बाद बड़े प्रयत्न और कष्ट के साथ बोलता है, मैं तुम दोनों से भीख मांगने आया हूँ। छाया और शेखर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं। छाया बोली, भीख मांगने तक्षशिला से यहाँ? माधव धीरे धीरे मजबूती के साथ बोलना प्रारंभ करता है, परंतु ज्यों ज्यों बढ़ता जाता है त्यों त्यों स्वर में भावुकता आती जाती है और कहता है, हाँ मैं तक्षशिला से ही आ रहा हूँ। यहाँ तक कैसे आ पाया ये मैं नहीं जानता। यात्रा के दिन कैसे बीते यह भी मैं नहीं जानता। यह जानता हूँ कि आज गुप्त साम्राज्य संकट में है और हमें घर घर भीख मांगनी पड़ेगी। शेखर, गुप्त साम्राज्य संकट में है, ये क्या कह रहे हो माधव? माधव बड़ी संजीदगी के साथ, मतलब होश के साथ कहता है, शेखर, पश्चिमोत्तर सीमा पर आग लग चुकी है। हुणों का सरदार तोरमाण भारतवर्ष पर चढ़ आया है। छाया भय से डर कर कहती है, तोरमाण? माधव, उसने सिंधु नदी को पार कर लिया है, उसने अम्भी राज्य को नष्ट कर दिया है और उसकी सेना तक्षशिला को भी पैरों से रौंद रही है। छाया सहसा माधव के निकट जाकर भय से कातर हो उसकी भुजा पकड़ती है और कहती है, तक्षशिला, तक्षशिला पर हुणों का आक्रमण? माधव उसी स्वर में, सारा पंचनद आज उसके भय से कांप रहा है। एक के बाद एक गांव जल रहे हैं, हत्याएं हो रही है, अत्याचार हो रहा है। शीघ्र सारा ही आर्यवर्त पीड़ितों के हाहाकार से गूंजने लगेगा। शेखर, छाया, मैं तुमसे मांगता हूँ, नई भीख मांगता हूँ। सम्राट स्कंदगुप्त की, साम्राज्य की, देश की इस संकट की घड़ी में मदद करो। बार भारी कोलाहल है। शेखर और छाया जड़वत खड़े हैं। दोनों, बाहर जनता उमड़ रही है, देखो बाहर जनता उमड़ रही है। शेखर, तुम्हारी वाणी में ओज है, तुम्हारे स्वर में प्रभाव है। तो यही बात वह मांगने आया है कि तुम्हारी वाणी में जोश है, ओज है और प्रभाव है। तुम अपने शब्दों के बल पर सोई आत्मा यानी सोए हुए लोगों को जगा सकते हो, युवकों में जान फूंक सकते हो। शेखर सुने जा रहा है, चेहरे पर भावों का आवेग, मस्तक पर हाथ रखता है। आज साम्राज्य को सैनिकों की आवश्यकता है। शेखर, अपनी ओजमयी कविता के द्वारा तुम गांव गांव जाकर आग फैला दो, जिससे हजारों लाखों भुजाएं अपने सम्राट और अपने देश की रक्षा के लिए शस्त्र उठा ले। कुछ रुककर शेखर के चेहरे को देखता है। उसकी मुद्रा बदल रही है, जैसे वह भीषण उद्योग कर रहा हो। मन ही मन वह भीषण कोई विचार मंथन कर रहा हो। और फिर माधव कहता है, कवि, देश तुमसे बलिदान मांगता है।
छाया अत्यंत दर्द भरे करुणा स्वर में, माधव माधव ये तुम क्या कह रहे हो? माधव कह रहा है, मुड़कर छाया की ओर देखता है, फिर थोड़ी देर बाद कहता है, छाया, उन्होंने कहा था मेरे प्राण क्या चीज़ है, इसमें तो हजारों मिट गए और हजारों को मिटाना है। शेखर मानो नींद से जगा हो। शेखर ने कहा, किसने? माधव ने कहा, आर्य देवदत्त ने अंतिम समय, मतलब देवदत्त का भी उस युद्ध में देहांत हो गया है। छाया पर जैसे बिजली गिर पड़ी, वह बोली, माधव माधव, तो क्या भैया युद्ध में मारे गए? माधव कह रहा है, उसने वीर गति पाई है छाया। छाया पृथ्वी पर घुटनों के बल गिर जाती है, चेहरे को हाथ से ढक लेती है। इसी बीच में माधव कहे जाता है, शेखर एक दो बार घूमता है, फिर उसके मुख से प्रकट होता है मानो डूबते को सहारा मिलने वाला। तक्षशिला से 40 मील दूर विद्रोही वीरभद्र की खोज में वह हूणों के दल के निकट जा पहुंचे। वहां उसे ज्ञात हुआ कि वीरभद्र हूणों से मिल गया। उसके 20 सैनिक आगे हूणों के फंसे हुए थे। वे तक्षशिला लौट सकते थे, अपने प्राण बचा सकते थे, परंतु एक सच्चे सेनापति की भांति उन्होंने अपने सैनिकों के लिए अपने प्राण संकट में डाल दिए। मुझे तक्षशिला और पाटलिपुत्र को चेतावनी देने के लिए भेजा है, इसलिए मैं आज यहाँ आया हूँ। तो ये बात माधव ने सुनाई, और माधव को ये बात किसने कही? ये बात माधव को कही देवदत्त ने। माधव कहते कहते अचानक रुक जाता है, क्योंकि उसकी दृष्टि शेखर पर जा पड़ती है। शेखर चौकी के पास खड़ा है, बाहर कोलाहल कम है। शेखर अपना हाथ उठाकर अपने ग्रंथ बहुत भोर का तारा है उसको उठाता है। इसी समय माधव की दृष्टि उस पर पड़ती है। शेखर पुस्तक को कुछ देर चाव से बिछुड़न के प्रेम से देखता है। उसके बाद आगे बढ़कर अंगीठी के निकट जाकर उसकी जलती हुई अग्नि को देखता है और धीरे धीरे उस पुस्तक को फाड़ता है। इस आवाज़ को सुनकर छाया का मुख ऊपर की ओर होता है या ऊपर की ओर करती है। छाया उसे फाड़ते हुए देखकर कहती है, शेखर। लेकिन शेखर ने उसे अग्नि में डाल दिया। लपटें उड़ती है, छाया फिर गिर पड़ती है। शेखर लपटों की तरफ देखता है, फिर छाया की ओर दृष्टि करता है। एक सूखी हंसी के बाद वह बाहर चल देता है। कोलाहल कम होने के कारण उसके पैरों की आवाज़ भी थोड़ी देर सुनाई देता है और माधव भी द्वार की ओर बढ़ता है। छाया अत्यंत पीड़ित स्वर में कहती है, माधव, तुमने तो मेरा प्रभात नष्ट कर दिया। मतलब ये प्रभात कौन? शेखर। माधव उसके ये शब्द सुनकर बाहर जाता जाता रुक जाता है, मुड़कर छाया की ओर देखता है और फिर पीछे की खिड़की के निकट जाकर उसे खोल देता है। उसके बाहर का कोलाहल स्पष्ट सुनाई देता है। शेखर और उसके साथ पूरे जनसमूह का गान है वो सुनाई पड़ता है। और वह क्या है? नकार पे डंका बजा है, तू शस्त्रों को अपने संभाल, बुलाती है वीरों की तो रही, तो उठ कोई रास्ता निकाल। ये बार कोलाहल में शेखर और शेखर के साथ में जो जनता है वह गा रही है। शेखर का स्वर तीव्र है। माधव खिड़की को बंद कर देता है। पुनः भवन में शांति हो जाती है। इसके बाद मंद परंतु दृढ़ स्वर में वह बोलता है, माधव, छाया, मैंने तुम्हारा प्रभात नष्ट किया है। माधव कह रहा है कि छाया, मैंने तुम्हारा प्रभात नष्ट किया है। प्रभात नष्ट नहीं किया, सॉरी, आप इसको ये समझें। माधव कह रहा है कि छाया, मैंने तुम्हारा प्रभात नष्ट नहीं किया, प्रभात तो अब होगा। शेखर तो अब तक भोर का तारा था, लेकिन अब यह प्रभात का सूर्य होगा। तुम्हारे लिए आज तक शेखर है वो प्रभात यानी भोर का एक क्या था? भोर का तारा था, लेकिन अब यह शेखर और बड़ा कवि बनेगा और ये प्रभात का सूर्य होगा। छाया धीरे धीरे अपना मस्तक गर्व की अनुभूति में यानी अपने आप को गौरवान्वित करती हुई अपना मस्तक उठाती है और इतने में पर्दा गिरता है, मतलब एकांकी समाप्त होती है। अब इस पाठ के शब्दार्थ। रजनी का अर्थ रात है, अवेलना तिरस्कार, पेबंद जोड़ या चकती, अलगनी कपड़े टांगने की रस्सी, नीरव यानी शांत, सुरमय सुंदर, नकार या नगाड़ा, संजीदगी, समझदारी, शिल्पी, कलाकार, छत्रप यानी प्रांताधिपति, सलील यानी जल, चिबुक यानी ठुड्डी और आर्यावर्त भारत। प्रश्नों की बात करें तो दया सज्जनता का भूषण है।
छाया के अनुसार प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री क्या है? कविता है। गुप्त साम्राज्य में कौन सा संकट उपस्थित हुआ? तो तोरमान के आक्रमण का। एक अंकी में वर्णित गुप्त साम्राज्य का शासक स्कंदगुप्त था। देवदत्त कौन था? छाया का भाई था और मंत्री था स्कंदगुप्त का। माधव ने शेखर को तक्षशिला से आकर क्या सूचना दी कि तोरमान शासक ने आक्रमण कर दिया। तोरमान कौन था? तो एक हूण शासक था। और उसके बाद बात करें लघुत्तरात्मक प्रश्नों की, तो यहाँ पर भी है शेखर ने अपने जीवन की कौन सी दो साधनाएं बताई? तो छाया का प्यार और कविता। शेखर को राज्य कवि क्यों बना दिया गया? मतलब उसकी जो काव्य रचना है उसको देखकर। शेखर छाया को कौन सा भेद बताता है? तो ये भी हमने इस पाठ में पढ़ा कि वह कौन सा भेद बताता है। वह जो उसने ग्रंथ लिखा है उस ग्रंथ के बारे में बताता है। देश तुमसे बलिदान मांगता है, मतलब वह ओजमयी वाणी और लोगों को जागरूक करने के लिए काव्य रचना मांगता है। निबंधात्मक प्रश्न, सबसे अधिक प्रभावशाली पात्र कौन है? कारण सहित उत्तर लिखना है। वास्तव में शेखर ने कवि धर्म का निर्वाह किया। आप इस कथन से सहमत है या नहीं? तर्क सहित उत्तर दें। और भोर का तारा एकांकी है, उसका उद्देश्य स्पष्ट करें। बोर्ड की दृष्टि से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भोर का तारा एकांकी का क्या उद्देश्य है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था पाठ जिसको आपके लिए प्रस्तुत किया मैंने, प्राध्यापक शांतिलाल बिश्नोई ने। उम्मीद करता हूँ ये पाठ आपको पसंद आया होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर दें। चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सहपाठियों को जोड़ें। मिलेंगे किसी और नए अध्याय के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।